इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 307 आईपीसी के बारे में कि ये कैसे लगती है और उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर कोई एफआईआर हो जाए। मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसकी बी नाम के व्यक्ति के साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। देखिए धारा 307 क्यों लगती है? जान से जब कोई मारने की कोशिश करता है किसी को, अटैम्प्ट टू मर्डर के लिए लगती है और बहुत ही खतरनाक धारा है। 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं कि लड़ाई झगड़े की। अगर तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, धक्का मुक्की हुई है, किसी ने एक दूसरे को चांटा मार दिया, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को चांटा मार दिया, कोई चोट नहीं आई, तब कौन सी धारा लगेगी? धारा 323। अगर लड़ाई झगड़े के अंदर किसी हथियार से थोड़ी बहुत चोट लगा दी, किसी हथियार से अगर थोड़ी बहुत चोट आई है, ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, तो धारा 324 लगती है। अगर कोई लड़ाई झगड़े के अंदर गंभीर चोट आ गई है, कोई हड्डी वगैरह टूट गई है, तब क्या लगती है? लेकिन बिना हथियार के कोई गंभीर चोट आ गई तो 325 लगेगी। लेकिन अगर किसी धारदार हथियार से किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई है तो धारा 326 लगेगी। और धारा 326 और धारा 307 ये लगभग एक समान है। तो कई बार जो पुलिस है वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि धारा 326 लगाई जाए या धारा 307 लगाई जाए। तो इसके लिए जब कभी लड़ाई हो, झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए पहले मेडिकल करवाया जाता है सरकारी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और जैसे रिपोर्ट आती है, जिस तरीके की रिपोर्ट आती है, मेडिकल के आधार पर ही जो है सेक्शंस लगाए जाते हैं। देखिए अगर तो जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें जान से मारने का इंटेंशन था, किसी को जान से मारने की इंटेंशन थी सामने वाली पार्टी की, तब तो फिर धारा 307 आईपीसी का सेक्शन लगता है। लेकिन अगर जान से मारने की इंटेंशन नहीं थी लेकिन फिर भी गंभीर चोट आई है और किसी धारदार हथियार से उसको चोट पहुंचाई गई है तो धारा 326 लगती है। हालांकि दोनों ही जो हैं, धारा 326 और धारा 307, ये दोनों ही नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, मतलब गैर जमानती अपराध हैं। इसकी जमानत जो है वो थाने में नहीं होती है, पुलिस स्टेशन में नहीं होती है। आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, पहले आपको अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद 24 घंटों के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा इसमें, और उसके बाद आपको जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया जाता है। पुलिस अगर रिमांड लेना चाहे तो पुलिस रिमांड भी ले सकती है कुछ दिनों का, मैक्सिमम 14 दिनों का रिमांड मिल सकता है। उसके बाद जो जज साहब हैं, जो कोर्ट है, वो जुडिशियल कस्टडी में मतलब जेल में अक्यूज़ को भेज देती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। जो धाराएँ हैं मैंने आपको बता दी हैं, जो लड़ाई झगड़े की आम धाराएँ होती हैं कि धारा 323, धारा 324, 325, 326 और धारा फिर 307, इनमें ये डिफरेंस होता है। उसके बाद जब जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज़ पहुंच जाता है, जिस पर धारा 307 आईपीसी का सेक्शन लगा है, उसके बाद की प्रोसेस क्या है कि कुछ दिन आपको कस्टडी में रहना पड़ता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं। फिर आपको बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसी एडवोकेट के थ्रू बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और फिर कंसर्न्ड थाने से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो आके अपनी स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बहस होती है, आपके वकील बहस करते हैं कि इसको अक्यूज़ को, दोषी को, जिस पर धारा 307 आईपीसी का सेक्शन लगा है, इसको इतने दिन कस्टडी में हो चुकी हैं, अब इसको ज़मानत मिल जानी चाहिए। तो हर केस के सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, हर केस के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं और कस्टडी भी देखी जाती है और अक्यूज़ का जो ये हिस्ट्री भी देखी जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि इस अक्यूज़ के ऊपर हमारे थाने में कोई और केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और कस्टडी कितने दिन की हो गई है ये भी देखी जाती है। तभी बेल जो है, आपकी बेल एप्लीकेशन अलाउ हो सकती है। कई बार बेल मिल भी जाती है, कई बार बेल डिसमिस भी हो जाती है। उसके बाद अगर बेल डिसमिस हो जाए आपकी सेशन कोर्ट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से बेल एप्लीकेशन ही लगानी पड़ती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया जाता है, कंसर्न रिकॉर्ड मंगवाया जाता है और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और फिर आपको बेल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो इसमें कोई ऐसी उस तरीके की कंडीशन नहीं है कि इतने दिन कस्टडी में रहने के बाद ही आपको बेल मिलेगी। कई बार जल्दी बेल मिल जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो धारा 307 का प्रोसेस यही है कि पुलिस पहले आपको अरेस्ट करेगी, उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर आपका पुलिस रिमांड भी लिया जा सकता है या फिर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जा सकता है।
और उसके बाद आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर आपका जो चालान है, जो चार्जशीट है, वो पेश की जाती है कोर्ट के अंदर। उसके बाद फिर गवाहियाँ होती हैं, विटनेसेस को बुलाया जाता है। पहले प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को बुलाया जाता है। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस मतलब जो स्टेट की तरफ से होते हैं, जो कंप्लेनेंट की तरफ से होते हैं, जो कि दोषी के खिलाफ गवाही देते हैं आके। उसके बाद दोषी की स्टेटमेंट होती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज किया जाता है। फिर दोषी की स्टेटमेंट होती है 313 सीआरपीसी के तहत। उसके बाद डिफेंस एविडेंस स्टार्ट होता है, जो कि दोषी जिस पर धारा 307 लगी है अपनी गवाही करवा सकता है अपने डिफेंस में, अपने विटनेसेस बुला सकता है। उसके बाद फिर डिफेंस एविडेंस क्लोज होता है, फिर बहस होती है, फाइनल आर्गूमेंट होती है और उसके बाद जजमेंट आती है। तो ये तरीका है, ये प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और धारा के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।